हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लास। और आज है लेक्चर नंबर 11। हम कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल का पार्ट नंबर 3 यानी पार्ट 1 एंड 2 इसका हो चुका है। ये पार्ट 3 है। और अगर आप इस सीरीज को शुरुआत से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ने को मिल रहा है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, पार्ट 3 पीरियोडिक टेबल आवर सारणी। इसमें हमने लास्ट क्लास में एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ लिया था, यानी इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी के रूप में जाना जाता है हिंदी के अंदर कहें तो। फिर हम अगले टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहली जो शुरुआत है वो पूछा गया है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी एक्चुअल में ये होती क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन कि ये होती क्या है या फिर निकाली कैसे जाती है। देखिए, कोई भी एटम है, किसी भी एटम की बात करें, मान लीजिए उसमें दो सेल है। पहले सेल के अंदर कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट जो सेल है उसके अंदर है तीन इलेक्ट्रॉन है। आयनन का मतलब हमें क्या करना है, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हमें बाहर निकालना है। अब बाहर निकालना है तो ये क्या है, इस न्यूक्लियस के साथ किसी न किसी फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल काम कर रहा है। तो ये आकर्षण बल तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी एनर्जी को हमने क्या नाम दिया है, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आईई शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, कोई भी एटम है, उसके बाहर वाले कोश से, बाहर वाले शेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस एटम को, उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके इसके अट्रैक्शन फोर्स से, इस एटम के अट्रैक्शन फोर्स से, तो जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है उसी को ही हमने आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी इतना इजी है ये टॉपिक। अब इसकी ये डेफिनेशन आ गई जो हमने अभी बात की है उसके बारे में, यानी आयनन एंथैल्पी वह न्यूनतम ऊर्जा है, सबसे कम ऊर्जा, यानी उससे एक्स्ट्रा वो एनर्जी नहीं देनी है, कम ही देनी है, जो एक मोल गैसीय पृथक परमाणुओं से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को हटाकर एक मोल गैसीय धनायन बनाने के लिए आवश्यक है। कोई भी मेटल है, मेटल की बात कर रहे हैं अभी हम, मेटल से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए और ये मेटल प्लस आयन में बदल जाए, प्लस वन इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड में शिफ्ट हो जाए। तो ये जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, इसी एनर्जी को हमने क्या बोला है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जाना है। यही इसके डेफिनेशन है, यानी एक मोल कोई भी मेटल एटम, कोई भी एटम हो सकता है, मेटल नॉन मेटल, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला है और वो धनायन कैटायन की फॉर्म में आ गया है, तो इसके लिए जितनी एनर्जी यूज की गई है वो है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे एक और टर्म लिखी हुई है, क्या टर्म है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी क्रमिक आयनन एंथैल्पी। अगर हम हटाते जाए, पहले एक इलेक्ट्रॉन हटाया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी एटम है, ए से रिप्रेजेंट कर दिया, अगर इसको इलेक्ट्रो कोई एनर्जी दे दी, जिसको मैंने आई ई वन लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं हमने, इसको एनर्जी प्लस सिंबल दिखा रहा है कि इसको एनर्जी दी है, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो ये बन गया आई ए प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ये आयन फॉर्म में आ गया। तो इसके लिए ये जो एनर्जी दी है वो कितना है, आई ई वन, यानी आयनाइजेशन एनर्जी वन आ गई। नंबर दे दिया इसको ताकि हम दूसरा हटाएं तो उसके लिए भी कोई ना कोई नंबर यूज कर सके। अब ये प्लस वन है, प्लस वन से एक इलेक्ट्रॉन और हटाना है, तो ये क्या होगा, आई ई टू, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हट गया, यानी दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अगर ये आई ई वन है, ये आई ई टू है, अब इनमें से बात की जाए कि किस में एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्या एक न्यूट्रल एटम है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है,
या उसी के एक पॉजिटिव आयन के से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। ये यहाँ पे 1 है, दो इलेक्ट्रॉन टोटल निकले, ये यहाँ पे 1 है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ही निकाला है यहाँ। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? आपको पता है कि अगर न्यूट्रल है तो उस पे जेड इफेक्टिव कम होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करें, जैसे ही उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वो ज्यादा कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा फोर्स से खींचेगा। तो ज्यादा फोर्स से खींचेगा तो यहाँ पर ये एनर्जी ज्यादा होगी। तो इन दोनों की बात करें तो हमें पता चलता है कि IE1 है वो कम है किससे? IE2 से। ये हमेशा लागू होगा कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले के मुकाबले ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हमेशा। अगर हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, मान लो A+2 है, इससे एक एनर्जी और दी IE3 और एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, +1 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज और बढ़ने से क्या हो गया? ज्यादा जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश और ज्यादा हो गया। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश और ज्यादा हो गया तो हम क्या कहेंगे? ये एनर्जी इन दोनों से भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा होगी, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, यानी अब आ गया IE3, यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे भी, अगर चौथा निकालना है तो चौथे की उससे भी, तीसरे वाले से भी ज्यादा होगी। इसको बोलते हैं क्रमिक आयनन एंथैल्पी। ये हमेशा लागू होता है, पहले के लिए कम, दूसरे के लिए ज्यादा, तीसरे के लिए उससे भी ज्यादा आयनन ऊर्जा होती है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके फैक्टर्स पर, कि फैक्टर्स कैसे कैसे इफेक्ट डालते हैं। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पहला लिखा हुआ है, पहला कारक है हमारे पास एटॉमिक साइज, यानी परमाणु का आकार। अब सुनिए, दो एटम की कंपेयर करते हैं। पहला एटम है ये रहा, जिसके अंदर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। दूसरा एटम बना देते हैं, 1 2 3 शेल और इसमें 4 सेल है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से चौथे सेल से निकालना है। अब एक तो न्यूक्लियस यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे आकर्षण बल लग रहा है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे इतनी दूरी पे लगा रहा है। तो देखो, अगर आकर्षण बल दूर हो गया, दूरी से लग रहा है, तो क्या होगा? कमजोर होगा। कमजोर होगा तो इजी निकल जाएगा। इजी निकलने का मतलब एनर्जी कम लगेगी हमारी। अगर एनर्जी कम लगेगी तो इसके लिए आयनन ऊर्जा क्या होगी? आयनन एनर्जी ये कम होगी, लो होगी। इसके लिए आयनन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, वो अधिक, क्योंकि जो आकार में छोटा है वो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के उतने ही पास इलेक्ट्रॉन रखता है। अगर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर एनर्जी ज्यादा लगेगी, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये ज्यादा रहेगी। तो साइज के साथ अगर हम बात करें तो साइज के बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ गया तो कम। तो इसके लिए इनके बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो साइज या फिर रेडियस 1/I IP से भी लिखते हैं इसको, वो पोटेंशियल होता है, तो सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, IE लिखिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आ गया कि साइज एंड आयनन एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये पहला फैक्टर है, यानी साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, जिसकी हमने बात की है। न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो चार्ज बढ़ रहा है। ये पहला था, ये दूसरा फैक्टर है। अब देखिए, अगर जेड बढ़ेगा, जेड इंक्रीज होगा, तो एक्चुअल में जेड इफेक्टिव भी तो इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो कंट्रोल, न्यूक्लियस का कंट्रोल इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा। अगर ये दोनों बढ़ गए तो हम बोलेंगे ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर ज्यादा एनर्जी लगेगी तो वही एनर्जी को हमने आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी बोला था, यानी ये भी बढ़ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जेड यानी न्यूक्लियस के नाभिकीय आवेश के बढ़ने से, इंक्रीज होने से, इसमें जो IE है, एनर्जी है, वो भी ज़्यादा लगेगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी है वो भी ज़्यादा लगेगी। यानी ये इन दोनों के बीच में आ गया रिलेशन। सिंपल है। पहला हमने साइज बढ़ने से IE कम होता है,
जेड इफेक्टिव बढ़ने से आई बढ़ता है। ठीक है, ये समानुपाती है, वो व्युत्क्रमानुपाती था। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग हमने अच्छे से समझाया हुआ था, यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियर चार्ज जितना आ रहा है, जैसे इस पर बात करें, वो अंदर वाले शेल से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, इसकी वजह से कम हो रहा है, अंदर शील्ड कर रहे हैं। तो अगर ये शील्ड ज्यादा करने लग गए, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, तो ये इस पर कंट्रोल न्यूक्लियस का कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, तो ये इजीली कम एनर्जी से ही बाहर निकल जाएगा। यानी अगर ये शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ, बढ़ा, तो हम क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा कम लगेगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इसके शील्डिंग इफेक्ट के साथ में इसका रिलेशन निकल गया, एकदम इजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा फोर्थ इफेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इफेक्ट एंड लास्ट इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या इफेक्ट है, जैसे दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ, एक तो लिख रहा हूँ मैं P3, एक लिख रहा हूँ मैं P4। हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये बाहर वाले ऑर्बिटल मान सकते हो आप, कोस के कोई भी हो, 2 हो 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर है 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 4 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि आधे भरे हुए जो ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है या फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं, अधिक स्थायित्व रखते हैं इनकी बजाय जो बाकी ऑर्बिटल होते हैं। जैसे ये है, ये आधे से थोड़ा सा ज्यादा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है, तो इन दोनों में स्थायित्व की बात करेंगे तो ये ज्यादा स्थायी होगा। यानी आधे भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल है, वहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो ज्यादा स्थायी होने की वजह से वहां पर एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो ये ध्यान रखना है, जो हमारे पास हाफ फिल होते हैं, हाफ फिल की बात करें या फिर फुल फिल की बात करें, पूर्ण भरे हुए, इन दोनों की बात करें, तो इनके पास जो आई है थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज्यादा रहेगी, ये ध्यान रखना है, बाकियों की बजाय थोड़ी ज्यादा लगे, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा स्थायित्व है जिस वजह से। अब इन दोनों की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी इसके लिए ज्यादा एनर्जी और P4 के लिए कम एनर्जी लगेगी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हाफ फिल या फुल फिल ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्थायित्व रखते हैं। ओके, ये हमारे फैक्टर थे 4। अब हम बढ़ते हैं ट्रेंडिंग की ओर। पीरियोडिक ट्रेंड, आवर्ती के अंदर गुण किस प्रकार से बदलते हैं, पीरियड के अंदर गुण की बात करेंगे। सबसे पहले एक्चुअल में, सबसे पहले हम ग्रुप की बात करेंगे। ग्रुप टॉप टू डाउन ग्रुप होता है, वर्ग बोलते हैं इसको, इसकी बात करेंगे। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ऊपर से जब हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कम एनर्जी से ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब आयनन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी है, ये डिक्रीज होती जाती है। रीजन है साइज, या फिर हम शील्डिंग इफेक्ट से भी बता सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बाहर की साइड में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, अंदर क्या है, शील्डिंग बढ़ती जाएगी, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। तो इस सीरीज में सबसे कम क्या है, सीजियम की आयन, यानी सीजियम को बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ये। ठीक है, सोडियम की बजाय कितना ये हाई रिएक्टिव है, ये आपको पता होगा। सोडियम के बारे में अगर आपको पता है तो ये वाटर के साथ कैसी किस प्रकार की रिएक्शन देता है, ये आपको पता होगा। तो ये हमारे पास ग्रुप के अंदर किस प्रकार से आयनाइजेशन एनर्जी बदलती है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट कि ग्रुप के अंदर एनर्जी समूह में ऊपर से नीचे, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी है सामान्यता घटती है। रीजन बता दिया गया आपको। नेक्स्ट है कि परमाणु, अब रीजन, यहाँ पे रीजन लिखा है, परमाणुओं का आकार बढ़ता है, एटॉमिक साइज, शील्डिंग प्रभाव भी बढ़ता है, और बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं, और इजी है बाहर वाले को, जो दूर हो गया उसको निकालना, उसको दूर वाले को निकालना इजी है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप
की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरियड की यानी आवर्त की। हम देखिए, जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब साइज के साथ क्या होगा, साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अगर जेड इफेक्टिव से करेंगे तो भी हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, या फिर साइज से करेंगे तो भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम करते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल बढ़ गया तो हम बोलेंगे एनर्जी ज्यादा लगेगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है लेफ्ट टू राइट की बात करें तो। एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। जो इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी सामान्यता बढ़ती है, इंक्रीज होती है। नाभिकीय आवेश बढ़ता है। रीजन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, परमाणु त्रिज्या घटती है। दोनों बात आ गई, साइज की बात आ गई। इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बंधे रहते हैं और इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जनरल स्टेटमेंट ये लिखा जाएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती है। नीचे जाने पे घटेगी, इधर जाने पे बढ़ेगी, ये पता करना है। और रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ओके, ये पीरियड की फिर से पीरियोडिक टेबल आ गई। यानी अगर हम पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आयनन एनर्जी है वो कम होती जाती है, डिक्रीज हो गई। ओके, जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या लिखेंगे? आयनन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, यानी इंक्रीज होती जाती है। ये एक जनरल ट्रेंड हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी का। लेकिन इस जनरल ट्रेंड को तोड़ने वाले कुछ एक एलिमेंट मिल जाएंगे। हमने एक इसके बारे में बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल, फुल फिल। उनके लिए जैसे क्रमिक, अब यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। क्रमिक आयनन एंथैल्पी हमेशा बढ़ती है, यानी पहली होगी IE1 है, उससे ज्यादा होगी IE2, उससे ज्यादा होगी IE3, ये बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके लिए आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगी। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन हटने के बाद में धनात्मक आवेश बढ़ जाता है जिससे शेष इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बंध जाते हैं। रीजन क्या है? जेड इफेक्टिव, प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो IE बढ़ती जाएगी। ये स्टेटमेंट की पॉइंट में लिखा हुआ है। दूसरा है बेरिलियम एंड बोरॉन का। तो बेरिलियम की बात करें या फिर बोरॉन की बात करें, बेरिलियम है 2s2, ये है 2s2 2p1। यहाँ पर 2s2 क्या है? फुलफिल है, फुलफिल पूरा भरा हुआ है। अगर वैसे भी बात करें तो ये बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये क्या आता है? राइट साइड में आता है पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम से। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? फुलफिल है। फुलफिल ऑर्बिटल होने की वजह से, पूरा भरा हुआ होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी बजाय ये आसानी से दे देगा, ये थोड़ा आसानी से दे देगा। यहाँ एनर्जी ज्यादा लगेगी तो हम ये बोलेंगे इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये ज्यादा होगी इसकी बोरॉन की आयनाइजेशन से, बेरिलियम की ज्यादा होगी। होना तो चाहिए था ट्रेंड के अकॉर्डिंग बोरॉन की, लेकिन इसकी होगी। सेम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट में, इसमें है 2p3, ये है 2p4, यानी ये क्या है? हाफ फिल है। ये क्या है? हाफ फिल से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालना थोड़ा इजी है, ये निकालना मुश्किल है क्योंकि हाफ फिल होने की वजह से स्टेबल है। तो हम क्या बोलेंगे? इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन के अगर हम कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा निकल के आएगी। होना ऑक्सीजन का चाहिए था क्योंकि वो राइट साइड में आता है नाइट्रोजन से। लेकिन ये रीजन किस वजह से आ रहा है? ये रीजन आ रहा है हमारे हाफ फिल होने के कारण। क्यों ना एक ट्रेंड लिख लें इनका, एक बार चेक कर लें कि एक्चुअल में ट्रेंड किस प्रकार का होगा। तो
लिथियम, सिंपल अगर हम बात करें, लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। यहाँ पे चक्कर किस किस में पड़ेगा? इसमें पड़ेगा, इसमें पड़ेगा। रीजन क्या है इसकी? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। रीजन क्या है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है जिस वजह से। लेकिन इसकी इस बोरॉन से भी ज्यादा हो जाती है, यानी इसको यहाँ पे लेस करना है। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाती है, यानी नाइट्रोजन को यहाँ पे लेस करना है। अब आप इसकी सीरीज लिख सकते हो। लिथियम, लिथियम के बाद में आएगा हमारे पास बोरॉन, बोरॉन आएगा। लिथियम, बोरॉन, फिर बेरिलियम, ये बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है। कार्बन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन और फिर आएगा क्लोरीन। ये इसका ट्रेंड बन गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, हाफ फिल एंड फुल फिल वाला। इजी है, सिंपल कॉन्सेप्ट, तो ये हमने कर लिया। ओके, तो ये था हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में, एक बेसिक से स्टार्ट करके हमने एक पूरे जो कंप्लीट जो आपके बुक के अंदर दिया होता है, 11th की एनसीईआरटी में दिया होता है, वो हमने कंप्लीट समझ लिया। ठीक है, तो बेसिक से एडवांस तक हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझ लिया। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा बोलते हैं इसको, गेन को बोलते हैं लब्धि। जो एनसीईआरटी के अंदर वर्ड लिखा हुआ है जस्ट उसकी बात कर रहा हूँ, गेन करना है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से रिलेटेड है। तो उस एनर्जी की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आप सिंपल कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आपको जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है सीरीज के बारे में कि किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हो, क्या इसके अंदर डिटेल होनी चाहिए, या कुछ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो आपका कोई कमेंट, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैवफुल।